अब तक आपने सुना कि कैसे गांव में अचानक से पिशाचों का संकट आ जाता है और आयुष का सामना होता है दिव्या के पिशाच से, जिसे वो अभी भी प्यार करता है। दिव्या के बारे में ज्यादा जानने के लिए आयुष उसके पापा से मिलने उनके घर गया और जाना कि कैसे एक ज्योतिष ने उसकी कुंडली बनाई और कुंडली को देखकर बताया था कि कुंडली बहुत ही अच्छी है। और जब आयुष दिव्या की जन्म तारीख और समय जानता है तो चौंक जाता है। अब सुनिए आगे। दिव्या के जन्म की तारीख और समय जानकर अचानक आयुष के चेहरे के बदले हुए भाव देखकर दिव्या के पापा ने कहा, क्या हुआ आयुष, तुम इतना चौंक क्यों गए? आयुष ने एक पल के लिए खुद को शांत किया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ नहीं। लेकिन दिव्या के पापा को लग रहा था कि जरूर ऐसी कोई बात है जिसे आयुष उन्हें नहीं बताना चाहता। लेकिन एक बेटी के पिता होने के नाते और खास कर कि उन हालात में जब बेटी उनके पास ना हो और उन्हें ये भी मालूम ना हो कि वो जिंदा भी है या मर चुकी है, तो हर बात जानना जरूरी हो जाती है। इसलिए दिव्या के पापा ने फिर से आयुष से कहा, आयुष तुम मुझे बताओ, आखिर तारीख और समय सुनकर तुम हैरान क्यों हो? आयुष ने कहा, दिव्या की कुंडली बहुत खास है। अगर यूं कहूं कि ऐसी कुंडली लाखों में एक ही इंसान की होती है तो मैं बिल्कुल गलत नहीं होऊंगा। दिव्या के पापा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, क्या कह रहे हो तुम? खास? खास मतलब क्या है ऐसा? दिव्या के पापा ने चौंकते हुए पूछा, क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनकी बेटी दिव्या की कुंडली अमूमन तौर पर बाकी बच्चों की कुंडलियों से अलग है। आयुष ने कहा, दिव्या के जन्म की तारीख और समय एक खास ग्रह स्थिति को दर्शाते हैं। जब उसका जन्म हुआ था तब जो ग्रहों की स्थिति थी वो एक अलग भाव में थी। ये समझिए कि वो नक्षत्र एक दुर्लभ संयोग था। लाखों में से एक का ही जन्म ऐसे नक्षत्र में होता है और जिस नक्षत्र में दिव्या का जन्म हुआ था उसमें पैदा होने वाला इंसान बहुत बुरा और बहुत अच्छा दोनों हो सकता है। ऐसे इंसान के अंदर खास शक्तियां होती हैं। इतना ही नहीं, ऐसी कुंडली को जैसी चाहो वैसी बना सकते हो। अपनी बेटी की कुंडली के इस राज को जानकर दिव्या के पिता अब हैरान और परेशान दोनों थे, क्योंकि आयुष की ये बात जानकर वो अब डर गए थे। इसलिए ही आयुष भी उन्हें ये बात नहीं बताना चाहता था। भारी आवाज में दिव्या के पापा ने ये जानने के बाद आयुष से कहा, तुम ला पाओगे ना मेरी बेटी को मेरे पास वापस? आयुष खामोश था। अभी उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। लेकिन दिव्या के पिता का उसके प्रति विश्वास और एक बाप का बेटी के लिए प्यार देखकर आयुष ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करते हुए कहा, आप शांत हो जाइए, वो मिल जाएगी। आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें और भरोसा रखिए। मैं ढूंढ निकालूंगा दिव्या को कहीं से भी, अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, चप्पा चप्पा छान मारूंगा, पर उस तक पहुंच ही जाऊंगा। बस आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। दिव्या के पापा के अंदर का दुख देखकर आयुष ने उन्हें ये भरोसा दिलाने की कोशिश की और उनसे वादा तो कर दिया था, लेकिन फिलहाल इस वक्त के लिए उसके हाथ में ऐसा कुछ नहीं था। ऐसी कोई कड़ी वो अभी तक नहीं जोड़ पाया था कि जिससे वो दिव्या या उसके शरीर तक पहुंच पाए और उसे पिशाचों के चंगुल से बाहर निकाल कर ला सके। अब आयुष वहीं बैठा बैठा मन ही मन सोचने लगा तो उसे इस सारी घटना के पीछे का लगभग लगभग सारा माजरा समझ आ गया कि क्या हुआ है। और ये सोचते सोचते उसके मुंह से अचानक से निकला, तभी ये खेल रचा गया है। अचानक से आयुष के मुंह से ये बात सुनकर दिव्या के पापा से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा, कौन सा खेल?
आयुष को दिव्या के पापा से उसका जन्म समय और दिनांक जानकर ही इस बात का पता लग गया था कि क्यों उसे मारने के लिए दिव्या को ही चुना गया था। जिसने भी उसे मारने के लिए दिव्या को चुना था, वो भली भांति जानता था कि उसके इस कदम से तीर जरूर निशाने पर लगेगा। दिव्या के पापा के पास बैठा आयुष तमाम कड़ियों को जोड़कर इस बात के निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश ही कर रहा था कि दिव्या के पिता ने कहा, अब तुम जल्द से जल्द दिव्या के शरीर को ढूंढो और मुझे ला कर दो, ताकि मैं जल्द से जल्द उसकी आत्मा की शांति करा सकूं। जब तक मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, तब तक उसकी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी और तब तक ना ही उसे चैन मिलेगा और ना ही मैं चैन से रह पाऊंगा। एक पिता के दर्द को शांत करने के लिए और उसे उसकी बेटी की आत्मा की शांति के लिए मदद करो। दिव्या के पापा के घर से निकलते हुए आयुष ने उसके पिताजी को आश्वासन दिया और ये भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं पूरे जी जान से उसे ढूंढ कर ले आऊंगा, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। और ये कहकर आयुष वहां से निकल गया। अब दिव्या के शरीर और उस पिशाच जिसके वश में दिव्या थी, वहां तक पहुंचने के लिए आयुष हल ढूंढ रहा था कि उसे अपने दादाजी की दी हुई किताब की याद आई, जिसमें वो सारी विधाएं थी जिन्हें इस्तेमाल कर वो इन पिशाचों के आतंक से गांव की रक्षा कर सकता था। तभी उसे याद आया कि सफेद चिड़िया जिसके जरिए वो किसी भी आत्मा तक पहुंच सकता है। इसलिए अब आयुष को कागज की चिड़िया बनानी थी और उस कागज की चिड़िया के जरिए उसका पीछा करते करते दिव्या के पिशाच तक पहुंचना था। आयुष ने कागज की चिड़िया बनाकर छोड़ दी और उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो एक तालाब के पास पहुंचा। जब वो इस चिड़िया का पीछा कर रहा था, तो इस दौरान वो मन ही मन खुद से तर्क वितर्क कर रहा था कि वो अभी तो सब गांव वालों से मिला भी नहीं है। इतने साल वो सबसे अलग रहा, कभी गांव के अंदर नहीं आया और उसे तो ये भी नहीं पता कि किस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। स्वभाव तो दूर, वो गांव वालों में से बहुत ही कम लोग होंगे जिनके नाम वो जानता होगा। आखिर जानता भी कैसे? अपना पूरा बचपन उसने सिर्फ अपने दादाजी के साथ गांव के बाहर पहाड़ी में जो गुजारा था। आयुष को किसी के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन सही है कौन गलत है, वो ये कैसे पहचानेगा और किसकी बात पर भरोसा करे? ये सबसे बड़ी दुविधा उसके सामने थी। इन सब के बीच सबसे जरूरी ये हो गया था कि बहुत कम समय में, यानी सुबह होने से पहले उसे दिव्या को किसी भी हाल में ढूंढना है। अपनी तमाम कोशिशों और दादाजी की बातों को याद करके अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हुए आयुष ने पूरी शिद्दत से दिव्या को ढूंढने का काम शुरू कर दिया और अपनी कोशिशों की बदौलत अंततः वो वहां पहुंच ही जाता है जहां से वो दिव्या को वापस ला सके। आखिरकार आयुष वहां होता है जहां उसका सामना बहुआ से होता है। बहुआ ये कोई साधारण इंसान, साधारण शक्ति नहीं थी। बहुआ पिशाचों का सरदार है और उसी ने दिव्या के संपूर्ण शरीर को अपने वश में कर रखा था। इन सब के बीच 18 वर्ष का लड़का आयुष तैयार था इस शक्तिशाली पिशाच से मुकाबला करने के लिए। आयुष और बहुआ दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है। पहले तो आयुष उसके हमले सहन नहीं कर पाता और उसके प्रहार से बचने की कोशिश करता है। देखते ही देखते जब आयुष उस पिशाच को पलटवार करके जवाब देता है और मुकाबला इतना जबरदस्त हो जाता है कि आयुष उस पिशाच पर भारी पड़ते हुए दिखाई देता है। एक साधारण सा 18 साल का लड़का जो अभी पूरी तरह पिशाचों को वश में करने की विद्याओं से भली भांति वाकिफ भी नहीं था, उसने पिशाचों के सरदार बहुआ को एक भारी शिकस्त दी। इतनी भारी मार कि वो आयुष के सामने कमजोर पड़ गया। ये सब देखकर दिव्या पिशाच बहुआ की मदद करती है और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन
आयुष अपनी तलवार और मंत्रों की शक्ति से दिव्या को काबू कर लेता है और उसका शरीर आयुष के वश में हो जाता है। दिव्या के अंदर अभी भी एक बुरी आत्मा है जो उसे जिंदा रखी थी। शायद दिव्या की अच्छी आत्मा को भी इस बुरी आत्मा ने काबू कर रखा था, लेकिन यहाँ इतनी दूर से दिव्या के शरीर को गांव तक ले जाने में 2 दिन लग जाएंगे और हो सकता है 2 दिन में दिव्या का शरीर गल के खराब हो जाए। ये सोचकर आयुष पहले तो नदी के पानी से दिव्या के पूरे शरीर को साफ करता है, फिर उसके बालों में बड़े प्यार से कंघी करता है, फिर उसके शरीर पे जड़ी बूटी का एक लेप लगाता है। दिव्या का मासूम चेहरा देख के आयुष को उस पे और ज्यादा प्यार आ रहा था। आयुष सोच रहा था कि भगवान उसकी जिंदगी की ये कैसी परीक्षा ले रहा है। फिर वो दिव्या के शरीर को लेकर वापस अपने घर लौट आता है। आयुष के कंधे पर दिव्या का शरीर देखकर उसके पिता आश्चर्यचकित रह जाते हैं और भीगी पलकों के साथ एक राहत उनके चेहरे पर दिखाई देती है। दिव्या के शरीर को देखकर उसके पिता उससे दिव्या को मांगते हैं और भावुकता के साथ भारी गले से कहते हैं, दिव्या, मेरी बच्ची कहाँ थी? कहाँ चली गई थी हमें छोड़कर? लाओ, मुझे दे दो मेरी बेटी। लेकिन आयुष उन्हें दिव्या को देने से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं दे सकता। इसका शरीर बुरी आत्माओं के काबू में है। इसके शरीर में बुरी आत्मा है। पहले इसके शरीर को उनसे मुक्त कराना होगा। अगर ये काम जल्द से जल्द नहीं किया तो दिव्या और ताकतवर हो जाएगी और इस गांव के लिए बहुत बुरा होगा। आप मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। और हाँ, किसी भी गांव वाले को ये पता नहीं चलना चाहिए। दिव्या के शरीर के मिलने की बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहे। अगर ये बात बाहर गांव वालों तक गई तो लोग मानेंगे नहीं और वो दिव्या के शरीर को मांगेंगे और उसे जला देंगे। इसलिए ये बात हम तक ही रहे तो ज्यादा बेहतर होगा और इसे बचाने के लिए आपको इस बात को भूलना होगा कि दिव्या का शरीर मिला भी है। इतना कहते हुए आयुष दिव्या के शरीर को लेकर अपने घर के अंदर चला गया। लेकिन इन सब के बीच वो उसके पिता और सबके जहन में एक सवाल छोड़ गया। क्या आयुष दिव्या के शरीर को ऐसे रखकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा है? क्या उसका ये फैसला सही साबित होगा? क्या वो पिशाच सरदार को मार पाएगा? क्या पिशाचों के इस आतंक से वो गांव को बचा पाएगा? और सबसे जरूरी, दादाजी ने जैसा कहा था कि आयुष को जिंदा रहने के लिए 5 शक्तियां हासिल करना जरूरी है, अन्यथा वो मर जाएगा। क्या खुद को जिंदा रखने और गांव वालों की रक्षा के लिए वो उन्हें अर्जित कर पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पिशाच हंटर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अब तक आपने सुना कि कैसे पिशाच और आयुष में एक अद्भुत मुकाबला होता है। 18 साल का आयुष उस पिशाचों के सरदार को भयंकर शिकस्त देता है। उस पिशाच के चंगुल से वो दिव्या को छुड़ाकर और उसके शरीर से पिशाच को मुक्त कराने के लिए अपने घर ले आता है। अब आगे सुनिए। दिव्या को अपने साथ अपने घर लाने के बाद आयुष उसके शरीर को जमीन पर लेटा देता है और अपने काम में लग जाता है। काम करते करते अचानक आयुष की नजर दिव्या के चेहरे पर जाती है और वो उसके चेहरे को गीले कपड़े से साफ करने लगता है। इस दौरान उसे बचपन की याद आती है कि उससे गांव के सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब कैसे नफरत करते थे। एक 5 साल का मासूम सा दिखने वाला लड़का आयुष गांव के बाहर थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर मैदान में खेलते हुए बच्चों को देख रहा था। बच्चे आपस में मिलकर पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, एक दूसरे पर हंस रहे थे और एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे।
उन्हें देखकर आयुष के मन में भी उनके साथ खेलने का ख्याल आया, लेकिन वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। अंत में उसने हिम्मत करके आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन इससे पहले कि वो गांव के अंदर कदम रख पाता, उसे देखकर सभी ने खेलना बंद कर दिया और उसके पास आकर कहने लगी, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा यहाँ से। बच्चों में से एक लड़के ने कहा। आयुष ने धीमी आवाज में कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। नहीं, हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, हमें नहीं खेलना, सभी बच्चों ने एक साथ कहा। आयुष ने तुरंत पूछा, क्यों? एक लड़का जो आयुष से उम्र में बड़ा था, उसने आगे आकर कहा, क्योंकि तुम मनहूस हो। अगर हम तुम्हारे साथ खेलेंगे तो हमें पिशाच खा जाएंगे। हाँ हाँ, तुम मनहूस हो, सभी बच्चों ने एक साथ कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आयुष ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन सभी बच्चे उसे मनहूस और पनौती कहकर पुकारने लगे। उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे कि तभी उसे अपने पास एक हाथ महसूस हुआ। जब उसने देखा तो ये 5 साल की मासूम दिव्या थी। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त बनोगे? खेलोगे मेरे साथ? बचपन की यादों से आयुष की आंखें नम हो गईं। एक दिव्या ही थी जो उससे नफरत नहीं करती थी। उसे आज भी याद है कि कैसे वो बचपन में उसे चॉकलेट दिया करती थी और उसके साथ खेला करती थी। यही कारण था कि नफरतों के इस सैलाब में आयुष कहीं न कहीं दिव्या को बहुत पसंद करता था और आज वक्त के साथ उसे अंदर ही अंदर चाहने भी लगा था। गांव और गांव वालों से सबसे दूर पहाड़ी में आकर रहने के बावजूद भी दिव्या और आयुष अक्सर मिलते रहते थे। हालांकि अभी भी दिव्या का शरीर पिशाच की कैद में था, लेकिन अब दिव्या खुद को भी थोड़ा थोड़ा महसूस करने लगी थी। चेहरे को साफ करते करते आयुष दिव्या से बात करने लगा और उसे बचपन की बातें सुनाने लगा, मानो जैसे कोई सोते हुए बच्चे को कहानी सुना रहा हो। इस वक्त अगर कोई उन्हें देख भी ले तो पक्का वो उनके भावों और इस प्यार और ख्याल की मार्मिकता को जरूर महसूस करेगा। हालांकि दिव्या थोड़ी नींद में थी, लेकिन आयुष के मुंह से निकली हर एक बात, हर एक शब्द मानो उसे सुकून दे रहा हो। सबसे खफा रहने और हमेशा खामोश रहने वाला आयुष आज जो बातें कर रहा था, शायद वो दिव्या को भी जादुई एहसास करवा रही थी। और यही जादुई सी खुशी का एहसास आयुष के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा था। अचानक से किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर आयुष तुरंत उठकर घर के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ता है, ताकि कोई दिव्या के शरीर को उसके यहाँ देख ना ले। दरवाजे की तरफ बढ़ते आयुष को थोड़ी रोने और कुछ दुखी स्वर में बात करने की आवाज आ रही थी। और जब वो दरवाजे पर जाकर देखता है तो वहां गांव का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी दोनों हाथ जोड़े हुए खड़े थे और अभी तक रो रहे थे। आयुष उस आदमी और उसकी पत्नी को रोता देखकर पूछता है, क्या हुआ काका? आप कुछ बोलेंगे? ऐसे क्यों रो रहे हो? आंखों में आंसू लिए वो व्यक्ति बोला, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चों को बचा लो। एक तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो, उन्हें वापस ला सकते हो, बचा लो उन्हें। दरअसल इनके दो बच्चे मिनी और मन्नू 3 साल से भी कम उम्र के थे। उन दोनों को कोई पिशाच लेकर चला गया है और उन्हें बचाने के लिए ही वो आयुष के पास आए हैं। तभी आयुष की नजर एक और शख्स पर पड़ती है। ये बुजुर्ग व्यक्ति उन बच्चों के दादाजी हैं। आयुष इससे पहले कुछ समझता कि बुजुर्ग दादाजी आंखों में आंसू लिए गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, ये मेरे बुरे कर्म ही है, जो इन बुरे कर्मों का फल मेरे पोते पोतियों को भुगतना पड़ रहा है। जब तू 15 दिन का मासूम था तो तुझे मनहूस समझकर मैंने तुझे मारने की कोशिश की थी, और अब मेरा नसीब देखो कि तुमसे मदद की भीख मांग रहा हूँ।
मुझे माफ कर दो। तुम चाहे तो मुझे सजा दे दो, पर मेरे पोते पोतियों को ढूंढ लाओ। उस दिव्या की पिशाच की कैद से उन्हें बचा लो। आयुष उन्हें शांत रहने को कहता है और बोलता है कि आप हिम्मत रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा और उन्हें ले आऊंगा। मैं आता हूँ आपके घर और जांच करूंगा। हो सकता है ये शायद कोई और ही नया पिशाच है। आयुष उन्हें ऐसा कहकर उनके घर आने को कहता है। जब आयुष गायब हुए बच्चों मिनी और मन्नू के घर जाता है, तो उनकी माँ बताती है कि रात को वो इस कमरे में यहीं सो रहे थे। लेकिन जब वो सुबह उठी तो दोनों बच्चे वहां नहीं थे। जब उन्होंने चारों तरफ ध्यान से देखा, तो ऐसा कोई भी निशान उसे नजर नहीं आया कि बच्चों को पिशाच लेकर गया है। आयुष टेंशन में आ जाता है और सोचता है, क्या किसी इंसान ने ये काम किया है या सच में पिशाच ने ही इन बच्चों का अपहरण किया है। पर एक बात तो तय थी कि बच्चों को ढूंढने में जितना ज्यादा समय लगेगा, उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। अब आयुष बच्चों को तलाशने के लिए हल निकालने लगा और उन तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए अपनी तरकीबें सोचने लगा। तो उसे इस वक्त एक ही तरीका नजर आया। वो था कि अगर पिशाच बच्चों को लेकर गया है, तो पिशाच को ढूंढने के लिए जल्दी से सफेद चिड़िया बनानी पड़ेगी। लेकिन पिशाच सिर्फ रात को ही निकलते हैं। इसलिए आयुष ने अंधेरा होने का इंतजार किया। अंधेरा होते ही आयुष सफेद चिड़ियाएं बनाकर उन्हें छोड़ देता है और अपनी चंद्रहास तलवार लेकर उनके पीछे जाता है। जब वो घने अंधेरे और रात के सन्नाटे को चीरते हुए जंगल की तरफ आगे बढ़ता है, तो उसे रास्ते में कुत्ते की खाल निकले हुए शरीर मिलते हैं। थोड़ा और आगे जाता है तो वो देखता है कि उसके पांव के ठीक नीचे काली बिल्ली है, जिसकी आंखें इस डरावनी काली रात में जलते कोयलों की तरह चमक रही थी और उसके कानों से बहता खून भी बिल्कुल काला लग रहा था, जिसे वो उसके दादाजी द्वारा दी हुई अद्भुत और शक्तिशाली तलवार चंद्रहास की रोशनी से देख पा रहा था। इस घने जंगल में आयुष आदमखोर जानवरों की परवाह किए बिना आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि इस जंगल में ही उसे कोई ऐसा सुराग मिलेगा जिसकी बदौलत वो उन बच्चों तक पहुंच पाएगा। सर्द हवाओं में मौसम इतना ठंडा था कि हाथ पांव सुन्न पड़ जाएं। लेकिन जहन में बच्चों की जान का ख्याल लिए जैसे ही आयुष आगे बढ़ने लगा, तो थोड़ा दूर उसे एक सफेद चादर की भांति कुछ दिखाई दिया, जिसे देखकर उसके कदम धीमे बढ़ गए और वो दबे पांव आगे बढ़ने लगा। अचानक उसकी आंखों के आगे से चमगादड़ों का एक झुंड निकला। वो नीचे झुका और सामने देखा तो उसे वो चादर की सफेदी कहीं नहीं दिखाई दी। थोड़ा आगे बढ़ने पर पेड़ों की आड़ में भागता हुआ एक आदमी दिखा। रात के अंधेरे में चेहरा देख पाना मुश्किल था और वो अपनी तलवार लिए उसके पीछे भागा और उस आदमी को रोकने के लिए उसने कहा, देखो, तुम जो भी हो, बिना सोचे समझे वहीं रुक जाओ, वरना मेरी तलवार तुम्हारे धड़ को अलग कर देगी। आयुष की बात सुनकर वो व्यक्ति वहीं रुक गया और जब वो उस आदमी के करीब जाता है तो चौंक जाता है, क्योंकि ये और कोई नहीं, उसके गांव का बदमाश आदमी बब्बन होता है। बब्बन उसे देखकर डर जाता है। आयुष उससे बच्चों के बारे में पूछता है, क्योंकि बब्बन को वहां देखकर उसे शक होता है कि कहीं इसी ने ही तो बच्चों का अपहरण नहीं किया है। और वो पूछता है, ए बब्बन, तू इतनी रात को जंगल में क्या कर रहा है? देख, मैं जानता हूँ और तेरी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ भी हूँ। चुपचाप बता दे, कहाँ छुपाया है बच्चों को? बब्बन ने जवाब में कहा, कौन बच्चे? मैंने कोई अपहरण नहीं किया। आयुष सख्ती से कहता है, अच्छा, तुझे कुछ नहीं पता? अगर तूने बच्चों का अपहरण नहीं किया, तो ये बता, कल रात कहाँ था? आयुष के इन सवालों के जवाब पर बब्बन ढंग से कोई उत्तर नहीं देता है, बल्कि वो उसे उल्टा जवाब देता है कि
अरे, तू है कौन? पुलिस है क्या जो मुझसे ऐसे सवाल करेगा? चल हट मेरे रास्ते से। उसके टालम-टोल जवाब आयुष के शक को और पुख्ता बना देते हैं। इधर आयुष ने बच्चों तक पहुंचने के लिए जो सफेद चिड़ियाएं बनाई थी, वो भी अब उसे आगे का रास्ता नहीं बता पा रही थी। ऐसे में आयुष की उलझन और बढ़ जाती है और उसे लगता है, ये काम किसी पिशाच का तो नहीं लगता। ये तो जरूर किसी बदमाश का काम है और अपने बढ़ते शक के कारण वो बब्बन को पकड़ लेता है। बब्बन अपने आप को आयुष की पकड़ से छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आयुष की ताकत के सामने बब्बन बदमाश भी हार मान लेता है। अगले दिन सुबह आयुष गांव वालों के सामने बब्बन को लेकर जाता है और कहता है, मुझे इसी बदमाश बब्बन पर शक है। इसी ने बच्चों का अपहरण किया है और सही सही जवाब भी नहीं दे रहा है। पूछो इससे, जिस रात बच्चों का अपहरण हुआ उस रात कहाँ था ये? क्यों कुछ भी नहीं बता पा रहा है? इतने में बब्बन आयुष पर भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है। ये आयुष ही मनहूस है, जबरन मुझ पर आरोप लगा रहा है। बब्बन की बातें सुनकर आयुष को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने उसे कहता है, अगर तू झूठ बोल रहा है तो देख लेना, 2 दिन में तेरी मौत हो जाएगी। ऐसा बोलकर आयुष वहां से निकलकर अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी उसे ख्याल आता है कि अगर ये काम बब्बन ने नहीं किया है तो फिर किसने किया है? कहीं सच में किसी पिशाच या फिर दिव्या ने तो नहीं किया है, क्योंकि अभी भी दिव्या के शरीर से बुरी आत्मा अलग नहीं हुई है। ये सोचते हुए जब वो घर पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जिस बात का उसे डर था वही बात उसे सच होती हुई नजर आती है। आयुष देखता है कि दिव्या का शरीर वहां नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर क्यों ऐसे दिव्या का शरीर उसके घर से गायब हो गया। कहीं वो बच्चे मिनी और मन्नू दिव्या या किसी और पिशाच की कैद में तो नहीं है। और इससे भी अहम ये था कि क्या आयुष उनकी जान बचा पाएगा। कहीं उसने दिव्या के शरीर को अपने पास रखकर कोई बड़ा खतरा तो मोल नहीं ले लिया था। इन सब सवालों के जवाब और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पिशाच हंटर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अब तक आपने सुना कि कैसे गांव के 2 बच्चों मिनी और मन्नू का अपहरण हो जाता है। आयुष का शक बदमाश बब्बन पर जाता है, लेकिन इसी दौरान जब वो अपने घर वापस लौटता है